नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं और इसके तहत मर्द और दोनों की उसी धर्म का होना जरूरी है। यानी अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी हो तो उसमें से एक को धर्म बदलना होगा, पर हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहे ये जरूरी नहीं है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के मर्द और स्त्री बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है। शादी को लेकर अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग एक्ट हैं जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। उन्हें उस एक्ट के हिसाब से ही शादी रजिस्टर करानी होती है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। ये एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यदि वो विदेश में रह रहे हों तो भी, लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में लोग खुद से मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं, इसलिए प्रावधान रखा गया कि उन्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा। उस नोटिस को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करना होता है। इसमें यह बताना होता है कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये तो थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। साथ ही सवाल जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय ले सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर्स जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही हमारे साथ अधिवक्ता बबीता झा जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है बबीता झा जी आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट आखिरकार लाया क्यों गया, क्या इसकी जरूरत पड़ी? ऐसा है कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड का सबसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। इसलिए लॉ इसको रिकॉग्निशन नहीं देता। इसको जो मैरिज है उसको रेगुलाइज करता है। तो इंडिया में जितने भी है, और इसीलिए जो भी पर्सनल लॉ है ये लोगों का व्यक्तिगत चॉइस है। इसलिए जो भी शादियां होती हैं वो उनके लॉ के हिसाब से होती है, उनके कस्टम के हिसाब से होती है। लॉ इसको मानता है। लेकिन कहीं ये दुविधा आ सकती है कि जहाँ इसको शादी करने वाले जो दो अलग अलग रिलीजन को हो तो उन पर किनका पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। सपोज कि कोई हिंदू है तो दो हिंदू तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू है एक नॉन हिंदू है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उसी को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन के, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्पेशल लॉ लाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट। ये इसका जो पहले स्टार्टिंग में लाया गया था 1972 में एक्ट, बाद में इसको रिप्लेस किया गया है 1955 में। तो इसका पहले विरोध ये करके किया गया कि ये एक लस्ट के आधार पर जो मैरिज किया जाएगा उसको ही बढ़ावा देगा जी। लेकिन इसके लिए इसका विरोध किया गया था। इसको माना गया था कि इमोरलिटी को बढ़ावा देगा, इमोरलिटी के अगेंस्ट है, हमारे सोशल जो भी नॉर्म्स हैं उसको ये तोड़ेगा। लेकिन ये माना गया कि शादी एक बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटी है और पर्सनल चीज है, बिल्कुल, इसलिए किसी को बॉन्ड नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये आप शादी करो या नहीं करो ये नहीं कहता है लॉ। ये कहता है कि एक आप अगर शादी करना चाहते हो और पर्सनल लॉ में आपके लिए कोई स्पेस नहीं है तो आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप शादी इस टाइप से करो, ये रिचुअल्स नहीं दिया गया है। लाइक जैसे हिंदू में एक सेक्रामेंट होता है, मुस्लिम में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस टाइप से इसमें ये एक कॉन्ट्रैक्ट का ही सिविल फॉर्म है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट का ही फॉर्म होता है। लेकिन कोई सेक्रामेंट नहीं दिया गया है कि आप ये रिचुअल्स फॉलो करोगे।
आपने मैरिज की है उसके लिए एक इंटीमेशन देना है, कोर्ट पे देखेगा कि वैलिडिटी जो भी है के लिए जो भी कंडीशन वो आप फुलफिल कर रहे हो, आपको परमिशन मिल जाएगी। बस इतना ही इसका मोटिव है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया है वो यही है। अब अगर बबीता जी बात करें, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी से पहले जो पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है वो क्यों जारी किया जाता है, इस नोटिस में क्या होता है, और अगर किसी को शादी से आपत्ति हो तो क्या किया जाए, कितने दिनों का ये पूरा जो नोटिस पीरियड है वो रखा गया है? देखिए, इसमें नोटिस जारी करने का जो ऑब्जेक्शन इनवाइट किया जाता है, इसका मेन रीजन ये है कि जब जैसे हम किसी को पर्सनल लॉ में करते हैं, मैरिज करते हैं पर्सनल लॉ में, उसके लिए कुछ कंडीशन हमें फुलफिल करना होता है। लाइक जैसे कि हस्बैंड या वाइफ का कोई लिविंग हस्बैंड या कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, जैसे हिंदू में, या अगर कोई नियर रिलेटिव में शादी नहीं हो सकती, हिंदू में अगत्री में विवाह नहीं हो सकता। ऐसे हर लॉ में कुछ न कुछ कंडीशन है पर्सनल लॉ में। लेकिन कोई व्यक्ति पर्सनल लॉ को बाईपास करने के लिए, यानी कि जो चीज पर्सनल लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए लीगल नहीं है, उसको बाईपास करते हुए इसका यूज न करे। ठीक है। इस काम के लिए इस ऑब्जेक्शन को किया जाता है। सपोज किसी की शादी हो रखी है ऑलरेडी, उसने हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ शादी कर रखा है, लेकिन अगर वो शादी करना चाहता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसको परमिशन नहीं मिलेगा। सेम लाइक वाइज हिंदू जो है सो सगोत्री विवाह नहीं कर सकता, एक गोत्र के दो हिंदू विवाह नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर चाहेंगे कि चलो हिंदू मैरिज एक्ट में उनको शादी के लिए परमिशन नहीं है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर लेते हैं, कि लॉ के साथ धोखाधड़ी होगा, इसको रोका जाना चाहिए। इसी तरह से बाल विवाह भी लागू एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, लीगल नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी 18 और 21 साल से कम के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। इस टाइप के कुछ चीजें हैं, इसको बाईपास करके, क्योंकि देखिए एक चीज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जो कस्टमरी लॉ होते हैं वहाँ शादी जो करते हैं सोसाइटी के बीच होता है। बिल्कुल। तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोशल जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको ज्यादा फॉलो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे मैरिज, स्पेशल मैरिज में होते हैं, दो अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, दो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, हो सकता है एक दूसरे के बारे में पता नहीं हो, पता भी हो तो कंसील करना वहाँ थोड़ा इजी हो। इन सब चीजों के लिए यहाँ स्पेशल ये रखा गया है, ध्यान रखा गया है। दूसरे पर्सनल लॉसेस में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर 30 डेज के लिए लोगों को, और ये शादी से पहले होता है। दूसरे लॉ में लाइक हिंदू मैरिज एक्ट में आपको शादी कर ले, शादी के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि शादी से पहले आपको कोर्ट को, जो भी मैरिज ऑफिसर हैं, उनको एक एप्लीकेशन देना होता है जिसको नोटिस कहते हैं जी, कि मैं इंटेंडेड शादी के इंटेंशन का उसमें देना होता है कि हम शादी करना चाहते हैं। उस एप्लीकेशन के आधार पर मैरिज ऑफिसर जो है वो 30 डेज के लिए ऑब्जेक्शन अलाउ करता है, इनवाइट करता है। 30 डेज में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, फिर उनको शादी करने की परमिशन मिल जाती है। और ये शादी जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसके 90 डेज के अंदर होना चाहिए, 3 मंथ। बबीता जी, अगर आपत्ति हो वो भी बताइएगा, अगर किसी को आपत्ति हो नोटिस के बाद भी तो क्या वो कर सकते हैं फिर? जी, वो मैरिज ऑफिसर के पास जाके एप्लीकेशन बता देंगे कि उनको क्या आपत्ति है और क्यों आपत्ति है। इसके लिए कुछ तो रीजन, ये शादी का अगेंस्ट क्यों है, वो जो भी रीजन बताएंगे, मैरिज ऑफिसर उनके लिए, उनसे विटनेस होगा, एविडेंस होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको ये राइट मिला हुआ है कि वो इस चीज को वेरीफाई करे, आगे इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाए, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स या जो भी एविडेंसेस हैं उनको मंगवा के उसको स्क्रूटनी करे। अगर ऑब्जेक्शन सच है, ऑब्जेक्शन का कोई ग्राउंड है, रीजनेबल है, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, उनको शादी करने से मना कर दिया जाएगा जी। लेकिन अगर वो जो भी ऑब्जेक्शन है वो ग्राउंडलेस है, व्यक्तिगत है या ट्रिफिल है, ऐसे परेशान करने के लिए किया गया है, तो उसको उसको डिसमिस कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है एडमिट करने से, और शादी करने को अलाउ कर देगा। बबीता झा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जो आज हमें जानकारी दे रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में और इसकी शादी की प्रक्रिया के बारे में। ब्रेक से पहले हम आपसे परिवार की सदस्यता को लेकर प्रभाव जो पड़ने वाला होता है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे।
हाँ मैम, ऐसा है कि जब हम शादी करते हैं किसी पर्सनल लॉ में, तो हमारा जो बेसिक चीज होता है, हमें बताना पड़ता है कि हम ये रिलीजन को मानते हैं। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट में कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ता है कि जो ब्राइड और ग्रूम दोनों हिंदू हैं, बाय बर्थ है या बाय कन्वर्जन, जैसे भी हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन एट द टाइम ऑफ मैरिज दे आर हिंदू। जी। ऐसे सेम चीज है, अगर आप मुस्लिम में शादी करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको ये प्रूव करना होता है कि आप ये डिक्लेरेशन देना होता है कि आप मुस्लिम हैं। लेकिन जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं तो उस समय आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके होते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं या मुस्लिम नहीं है या कोई भी अलग अलग रिलीजन के हैं या आप किसी भी रिलीजन को मानते नहीं हैं। तो जब आप खुद ही इस चीज को आप कह रहे हैं कि आप या तो इंटरफेथ को फॉलो कर रहे हैं या तो आप अपने फेथ, किसी भी फेथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर आप उसी एक्ट के, सपोज आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में आपने शादी नहीं की है, तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने स्पेशल मैरिज में एक्ट में शादी की है क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ, या मेरी जो स्पाउस है या मेरा जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो जो हिंदू नहीं है, नॉन हिंदू है, तो फिर आप आगे के लिए भी इस चीज को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने शादी कर के टाइम में बता दिया कि आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन बाद में इसको आप अदर काम के लिए आप हिंदू हैं। मतलब आप पर्सनल पूजा पाठ जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन लीगल राइट के लिए, या अगर आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो है वो नॉन हिंदू है, तो फिर हिंदू लॉ तो उसको एप्लीकेबल फिर भी नहीं होगा। इसीलिए सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट इसको कहते हैं। अगर आप पर्सनल लॉ से है यूज करते हैं, शादी करते हैं जी। तो आपका सक्सेशन भी हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो भी मुस्लिम है, जो भी पार्टी है, अदर जो भी रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत आपका सक्सेशन गवर्न होगा। आपके प्रॉपर्टी राइट सारे उस टाइप से हो जाएंगे। आप कोपार्टनरी, जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोपार्टनरी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कोपार्टनर हैं, आप उसके कर्ता हैं, या आप उसका जो भी आपका बाय बर्थ राइट है वो राइट आपका सीज हो जाता है, वो आपको फिर मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में। आपका जो भी राइट है आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आप हिंदू, लीगली रूप से हिंदू होना आपका सीज हो जाएगा, या जो भी आप मुस्लिम है, पारसी है, जो भी है, वो आपका सीज हो जाएगा। ये इसका सबसे बेसिक लीगल इफेक्ट पड़ता है स्पेशल मैरिज एक्ट में जाने। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बबीता जी। बात अब कर लेते हैं ग्राउंड्स फॉर जो जुडिशियल सेपरेशन है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि शादी में संबंध विच्छेद या तलाक पर, इसका जो प्रावधान है वो इस एक्ट के तहत क्या है और किन हालातों में जो है इसमें तलाक मिल सकता है? क्या जो बाकी के तलाक के नॉर्म्स है इसमें भी वही सब चीजें एप्लीकेबल होती हैं? जी, तलाक के नॉर्म तो लगभग सेम ही है डिवोर्स के लिए या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो लीगल टर्म है उसके लिए। जो हिंदू में है मोस्टली सेम है, एक चीज को छोड़ के। पहले मैं कॉमन चीज को बताना चाहूंगी कि कॉमन चीज में लाइक अगर हस्बैंड या वाइफ किसी को कोई ऐसी डिजीज है या कोई क्रुएल्टी, बहुत ही क्रुएल्टी का बिहेवियर करता है, इस टाइप की चीजों के लिए उसको डिवोर्स का ग्राउंड दिया गया है जी। इसमें कुछ अगर 7 ईयर से किसी के जीवित होने का पता नहीं चले या 7 ईयर से ज्यादा के लिए कोई ऐसे अपराध के लिए उसको जेल हो जाए जो कि आईपीसी के तहत दंडनीय हो, और कोई ऐसा मेंटली वो फिट नहीं हो। मेंटली फिट शादी के टाइम, और फिर एक और भी ग्राउंड हो सकता है कि शादी के टाइम उसने कोई फ्रॉड करके या धोखे से उसको कॉन्सेंट लिया गया हो, कोई भी पार्टी कॉन्सेंट देने के लिए कैपेबल नहीं हो। ये सारी कंडीशन है जहाँ उसको डिवोर्स मिल सकता है। और सेम ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी है, लेकिन एक जो डिफरेंस है जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ में है कि अगर 18 से पहले किसी की शादी हो जाती है तो वो, अगर लड़की की, तो वो 18 की होने पर एक अपना उसके पास होता है, एक ऑप्शन होता है कि ऑप्शन का यूज कर सकती है कि वो कैसे डिवोर्स के लिए ग्राउंड बना सकती है कि जब मेरी शादी हुई उस समय मैं इसके लिए कैपेबल नहीं थी कॉन्सेंट देने के लिए जी, और मैंने जब भी मैं कैपेबल हुई, जब मैं मेजर हुई, तो फिर मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में ये नहीं किया जा सकता है। शायद बनाने वालों ने, जो हमारे लेजिस्लेचर होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी वही करेंगे जो कि
पढ़े लिखे होंगे या थोड़े से समझदार होंगे। जी। तो ये शादी इसमें इनका ग्राउंडिंग है कि लड़की 18 की होनी चाहिए या लड़का 21 का होना चाहिए। उससे कम में शादी कर ही नहीं सकते। लाइक जैसे हिंदू मैरिज में होता है या अदर मैरिज में होता है, पेरेंट्स कर देते हैं। जो अरेंज मैरिज होता है शादी 18 से पहले भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ पर मैरिज एक्ट में नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। अदर जो है तो लगभग सेम या सिमिलर है। जी मैम। बबीता जी, विशेष विवाह अधिनियम के लिए जो सबसे जरूरी दस्तावेज हैं वो क्या कुछ लगाने होते हैं? पेपर्स जो है, डॉक्यूमेंटेशन, वो कैसे होता है? जी, इसमें है पहले तो आपको लगाना पड़ेगा एज का प्रूफ, क्योंकि एज बेसिक चीज है। सेकंड लगाना पड़ता है एड्रेस का प्रूफ जुरिस्डिक्शन के लिए। जी। कि जुरिस्डिक्शन के लिए 5 जगह पर हो सकता है, जहाँ पर आप हस्बैंड या वाइफ रह रहे हो, जो भी दोनों स्पाउस बनने वाले जो स्पाउस हैं वो रह रहे हो, या जहाँ पर अगर रिस्पोंडेंट है या सॉरी दूसरा पार्टी जो कहीं दूर है, किसी भी एक दोनों रह रहे हो, कोई भी एक रह रहे हो, तो वहाँ पर वो शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। इसके लिए उनको रेजिडेंस का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है। फोटोग्राफ तो लगेगा ही 2, लेकिन उसके साथ उनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो भी कोई जो भी उनके पास वैलिड जरूरत है वैलिडिटी के लिए मैरिज के लिए, लाइक वो साउंड माइंड के हैं, उन्होंने कोई अपने मन से वो इसके लिए कॉन्सेंट दे रहे हैं, शादी वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई उन पर कंपल्सन नहीं है, ये उनको बताना पड़ेगा। उनकी कोई लिविंग स्पाउस नहीं है, हस्बैंड या वाइफ नहीं है, या वो अनमैरिड है, उनके मैरिटल कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है, अनमैरिड हैं या विडोर हैं, डिवोर्सी हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। ये बताते हुए ये पड़ेगा, एफिडेविट देना होगा उनको। ये 3 एक और एफिडेविट लगेगा कि वो उन्होंने इस शादी में कोई डाउरी नहीं लिया है। जी। ये लड़की देती है, लड़की की तरफ से ये एफिडेविट लगता है। ठीक है। तो ये 4 चीजें बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल, जो कि बिल्कुल ये जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। शादी के और 3 विटनेस भी चाहिए। ठीक है, विटनेस भी इसमें जरूरी होते हैं। और जब हम बात करते हैं विशेष विवाह के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन इसके तहत जो है शादी कर सकते हैं, ये भी जानकारी लेना जरूरी है। जी जी, शादी जो भी या तो दोनों के धर्म अलग अलग हो, यहाँ धर्म और जाति में डिफरेंस है। कई बार गलती से लोग जाति समझ लेते हैं। अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज जो होता है वो परमिसिबल है। अगर सपोज कि एक हिंदू के अलग अलग कास्ट हैं, इवन SC SC OBC, इसका भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये भी अगर शादी करना चाहते हैं तो इजिली कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, क्योंकि उनके लिए लॉ जो है पर्सनल लॉ सेम ही है। तो इसलिए हम हिंदू मैरिज एक्ट में सभी कर सकते हैं। इसमें कास्ट रिलीजन का कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, रिलीजन का है, क्योंकि दोनों के पर्सनल लॉ अलग होते हैं। जी। तो अगर इसमें कंडीशन एक ही है कि एक जो है कि दोनों अलग अलग के हो। हाँ, इसमें एक बताना जरूरी है कि जो हिंदू है, हिंदू में लॉ 4 रिलीजन को हिंदू मानता है। जी। हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, इनको हिंदू में ही इंक्लूड किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट इन पर भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि एक सिख अगर एक हिंदू से शादी करना चाहे तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकता है। लेकिन सिख के लिए एक स्पेशल कंडीशन ये है कि उसके पास ऑप्शन है, या तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी कर सकता है और आनंद मैरिज एक्ट में भी वो कर सकता है। ठीक है। सिखों की तरफ से बहुत सारे बार डिमांड आई थी, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन चाहे हिंदू मैरिज में एक्ट में कर सकते हैं। तो लाइक जैन बौद्ध करना चाहे या ये चारों अगर करना चाहे तो उनको अलग नहीं माना जाएगा रिलीजन के हिसाब से, उनको चारों एक ही से गवर्न होते हैं। इनके अलावा लाइक एक पारसी से अगर कोई हिंदू या सिख करना चाहे, मुस्लिम से करना चाहे या क्रिश्चियन से करना चाहे, वैसे कंडीशन में क्या होगा कि दोनों में से क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना होगा उनको। ठीक है। हाँ, दोनों के इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। वो जो इंडियन लॉ है इंडियन सिटीजन पर लागू होता है, वो वर्ल्ड के किसी भी पोर्शन में क्यों नहीं रहे हों। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई इंडियन है वो जाके इंडोनेशिया में या इंडिया से बाहर किसी से भी शादी कर ले तो उस पर इंडियन लॉ लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा, लॉ तो उस पर इंडियन ही लागू होगा। बिल्कुल, उसके लिए जी इंडियन होना जो है अनिवार्य है, जैसे आपने जानकारी दी है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आज बबीता झा जी आपकी तरफ से निकलकर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।